हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल्स के ऊपर स्वागत है। अब तक हम जो कर रहे थे वो 9th क्लास का जो भूगोल विषय उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हमने इसके 2 पार्ट्स पहले ही कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज इसका थर्ड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो सेकंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, उसके तहत फर्स्ट पार्ट में हमने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, प्लेट्स मूवमेंट्स के बारे में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में किया था। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हमने भारत के जो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल फीचर है, उसमें हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और भारतीय मरुस्थल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनको करने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमारी यूट्यूब जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। और समर्थन कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको जो भी वीडियो उपलब्ध होता है उसको सबसे पहले लाइक कीजिए। सेकंड क्या करना है आपको? सेकंड आपको करना है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब की साइड में एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल का आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो, जब भी हम लाइव आए यूट्यूब के ऊपर, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख के उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर जो प्लेटू जो है उसको करते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभागों में से एक है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है वो गोंडवानालैंड जो भूभाग है जिससे भारतीय भूभाग की उत्पत्ति हुई थी। गोंडवानालैंड का जब विभाजन हुआ था करोड़ों वर्ष पहले, तब इसका निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, उसके अंदर ये फैला हुआ है। ये जो भूभाग है, जो आप मैप के अंदर जो जाल दिखाई दे रहा है आपको, ये कंप्लीट, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है, ये उत्तर में उत्तरी मैदान से, दक्षिण में एक साइड जो है यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूर्वी घाट, और एक साइड इधर से पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमने पहले चर्चा की थी मरुस्थल के तहत, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से है। एक तरफ यहाँ पे अयोध्या एवं राजमहल की पहाड़ियों से वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो चारों तरफ की इसकी लोकेशन इस प्रकार की है। इसकी आकृति कुछ हद तक मैज की भांति है। इस प्रकार से इसकी आकृति है, मैज की भांति है। इसके जो स्लोप है वो थोड़ा तरंगित है। ठीक है, तो यहाँ पे भीड़ पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अनेक गोलाकार पहाड़ियां भी मौजूद हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो है मध्य उच्च भूमि, और जो सेकंड जो है वो है दक्कन का पठार। ये इसके 2 पार्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, एक तो मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मध्य उच्च भूमि है, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। मध्य उच्च भूमि का मालवा का पठार भी कहा जाता है। मालवा का पठार भी कहा जाता है। देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये आता है मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत। ये जो मालवा का जो पठार है ये एक साइड से, यहां से अरावली पर्वत श्रृंखला से, और इधर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऐसे उत्तर से दक्षिण 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वो कौन सी हैं? वी, स, मैं, ऐसे याद रखेंगे।
सबसे पहले ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है विंध्याचल, से सतपुड़ा और मैं से महादेव। विषम याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो मालवा का पठार है जो मध्यम उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, ये जो पठारी क्षेत्र है एक साइड से उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उससे घिरा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जो मध्यम उच्च भूमि का भाग जो है वो आगे चलकर धीरे धीरे इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर या उत्तरी मैदान का कुछ हिस्सा इसके अंदर विलीन हो जाता है, ठीक है। और ये जो मालवा का जो पठार है ये पूर्व की तरफ जाते समय ये हल्का सा संकीर्ण हो जाता है ऐसे, ठीक है। पूर्व की तरफ जाते समय इसकी चौड़ाई है वो कम होती जाती है। और ये जो पठारी क्षेत्र है जो मालवा पठार का पूर्वी जो हिस्सा है उसको कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है, ठीक है, जो मालवा के पठार का पूर्वी हिस्सा है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच एक मुख्य जो नदी है वो बहकर पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है। पश्चिम की तरफ दो मुख्य नदियों की चर्चा होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि पश्चिम की तरफ बहकर जाने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है। तो उसकी बात करते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य एक जो नदी है जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाती है वो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है उससे उत्तर में स्थित जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो हिस्सा है वो नर्मदा नदी से उत्तर का जो हिस्सा है वो तो आता है मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत, ठीक है। नर्मदा नदी इनके बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी से नीचे जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से दक्षिण का जो हिस्सा है वो दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा स्टार्टिंग करते ही कि ये प्रायद्वीपीय पठार जो है इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें बहुत बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर प्रायद्वीपीय पठार को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि प्रायद्वीप क्या होता है। देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है महाद्वीप। ये तीन चीजें होती हैं। द्वीप क्या होता है? देखो द्वीप होता है भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? वो द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या कहलाता है? भूमि का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और महाद्वीप क्या होता है? भूमि का एक विशाल भूखंड, ठीक है, यानी कि भूमि का एक विशाल टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? महाद्वीप। महा यानी कि बड़ा और द्वीप यानी कि भूखंड, ठीक है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो प्रायद्वीप क्यों पठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो संपूर्ण जो क्षेत्र है, ये जो पठारी क्षेत्र है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो मध्यम उच्च भूमि है उसके अंतर्गत मालवा का पठार है वो शामिल होता है। इसको मालवा का पठार के नाम से भी जाना जाता है। मालवा का पठार जो ही हम मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ठीक है। और धीरे धीरे कहाँ विलीन हो जाता है? ये इस रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर विलीन हो जाता है। इसके पूर्व की तरफ जाते हैं तो ये संकीर्ण होता है, इसको क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। दक्कन के पठार और मध्य उच्च भूमि को अलग करने के लिए नर्मदा नदी के रूप में पहचान की गई है। ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए आप। इसके अतिरिक्त जो सेकंड जो पार्ट है वो है दक्कन का पठार।
प्रायद्वीपीय भाग का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की आकृति उल्टी त्रिभुज की तरह होती है। ठीक है, इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति लिए हुए है। इसका आधार जो है वो कौन सा, ये जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, ये इसके आधार के रूप में कार्य करती है। और ये जो दक्षिणतम नोक है, ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे जाके मिलती हैं। ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है ये एक तरफ से पश्चिमी घाट से, ये हमने पहले चर्चा की थी कि ये पश्चिमी घाट से एक तरफ से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ठीक है, जो पश्चिमी जो घाट है यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं वो ऊंचाई में ज्यादा है पूर्वी घाट की तुलना में। ये पहाड़ी क्षेत्र है, जो घाट है वो क्या है, ये खड़ी पहाड़ियां हैं एक प्रकार से। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत एक तरफ से पश्चिमी घाट से और एक तरफ से पूर्वी घाट से घिरा हुआ है ये। ठीक है, दक्कन का पठार जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि अरब सागर से जो पवने आती हैं, जो नमी युक्त पवने होती हैं, वो इस पश्चिमी घाट से टकरा के यहाँ पे वर्षा करती हैं। इस पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। ठीक है, अगर पठारी क्षेत्र से अगर हम तट के पास जाना चाहें या तटीय जो कोस्टल प्लेन है उसके पास जाना चाहें तो केवल दर्रों के माध्यम से, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो 3 दर्रे हैं महत्वपूर्ण, उनके माध्यम से इनको पार किया जा सकता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है वो लगभग 900 से 1100 मीटर तक पाई जाती है। औसत ऊंचाई है पश्चिमी घाट की वो 900 से 1100 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट जो इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है वो 600 मीटर औसत ऊंचाई पाई जाती है। यानी कि इसकी ऊंचाई बहुत कम है। इसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो इस जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो ढाल इस साइड अधिक है। ठीक है, वैसे तो इसका ढाल है वो कुछ हद तक जो मध्यम उच्च भूमि है उसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ भी है। ठीक है, लेकिन जो अधिकतर जो भाग है, जो दक्कन के पठार का जो हिस्सा है उसका ढाल है वो इस साइड है। कहां से, पश्चिम से पूर्व की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है जो महानदी है या जो कृष्णा है, गोदावरी जो नदियां हैं, कावेरी नदी है, उसके ढाल से, उसके अफवाह से हमें पता चलता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है, ये जो हिस्सा है दक्कन के पठार का जो हिस्सा है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है पश्चिमी और पूर्वी घाट से जुड़ा हुआ। पश्चिमी और पूर्वी घाट में अंतर बताइए। तो एक तो अंतर यह है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचाई भी है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पश्चिमी घाट के ऊपर वर्षा अधिक होती है, पूर्वी घाट में वर्षा है वो कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, यहाँ पे जो नमी युक्त जो अरब सागर से जो पवने आती हैं वो यहाँ टकराकर यहाँ पे ज्यादा वर्षा करती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ इसको पार केवल दर्रों के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पश्चिमी जो घाट है उसकी ऊंची चोटी कौन सी है। देखो, एक जो है वो केरल के पास यहाँ पे है। ठीक है, कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी है वो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे जो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती है। तो उसकी जो ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी के अंदर 2633 मीटर भी हो, लेकिन अगर हम सर्च करते हैं इसको 2637 मीटर इसकी ऊंचाई दिखाई जाती है। जो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है, और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है। ठीक है, ये दक्कन के पठार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको ही कर रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी बहुत बार पूछी जाती है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ओडिशा के अंतर्गत है, यहां से कुछ हद तक यहाँ है, और वो कौन सी है, वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ठीक है,
महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की है वो अन्नाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, ये है दक्कन के पठार का हिस्सा, वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त दक्कन के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। का पठार, इसको रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पठारी क्षेत्र है वो खनिज संसाधनों के अंदर संपन्न है। खनिज संसाधन सबसे ज्यादा जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो इसी एरिया के अंतर्गत, छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पाया जाता है। इस पठारी क्षेत्र का कुछ हिस्सा यहाँ पे भी मेघालय का जो पठार जिसको बोला जाता है, जिसको कार्बी एंगलोंग पठार भी कहा जाता है। यहाँ पे भी कुछ हिस्सा है जो पठारी क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा मेघालय के अंदर भी है। ठीक है, जिसको कार्बी एंगलोंग या मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है वो टर्सरी कोयला निक्षेप है या पेट्रोलियम के भंडार है वो यहाँ पे इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद है। ठीक है, तो जो है प्रायद्वीपीय पठार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्राचीन भूखंड है जिसकी उत्पत्ति है वो गोंडवाना भूखंड के विभाजन के पश्चात हुई। ठीक है, लावा से निर्मित है। इसको 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, एक मध्य उच्च भूमि, एक दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि को मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। मालवा का पठार कहाँ है? अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य है वो क्या है? मालवा का पठार स्थित है, जो धीरे धीरे उत्तर की तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र के नीचे विलीन हो जाता है। ठीक है, मालवा का पठार जो थोड़ा आगे बढ़ता है पूर्व की तरफ तो ये संकीर्ण होता जाता है और उसको बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, हो जाएगा इतना। इसके अतिरिक्त विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य जो नर्मदा नदी है जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती है, वो इन दोनों ही पठारों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, नर्मदा नदी से दक्षिण में जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो दक्कन के पठार का आधार के रूप में कार्य करती है। जो दक्कन का पठार है वो उल्टी त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। ठीक है, वो एक साइड से पश्चिमी घाट से और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो ज्यादा पाई जाती है तुलनात्मक रूप से पूर्वी घाट की। ठीक है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर तक देखने को मिलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर। कई बार ऊंचाई पूछ ली जाती है वरना पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त नीलगिरी की पहाड़ियां जो होती हैं यहाँ पे भी इनका मिलन होता है लगभग, और वहां पे जो नीलगिरी की पहाड़ियां उनकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर पाई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। इसको नदियों ने जो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाती है उन्होंने काट चाट के इसको नीचा कर दिया। ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर औसत ऊंचाई इसकी। ठीक है, हो जाएगा इतना। इसके पश्चात हमने छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत किया, ये तो था प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। ठीक है, इसके पश्चात जो हम करने जा रहे हैं वो है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन जो है वो। देखो जितना भी जहां पे भी समझ में न आए वहां पे ही वीडियो को रोकें, फिर से पीछे करें, फिर उसको समझने की कोशिश करें। और एक बार फिर बता देता हूं मैं कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। ठीक है, जब तक आप इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक एक चीज, जब हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे हैं तो हमें हेडिंग बनानी है प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसका विभाजन करना है, फिर ये देखना है सबसे पहले उसका एरिया, फिर उसके चारों तरफ की स्थिति देखनी है हमें कि प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, किन चीजों से वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसको समझना है। फिर प्रायद्वीपीय पठार के पार्ट करने कि कितने पार्ट में पढ़ा था, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा हिस्सा आता है, ठीक है, क्या क्या है उसमें? मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है वो इसके अंतर्गत आता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है,
उससे दक्षिण में नर्मदा नदी इनके बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उससे नीचे क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। उससे नीचे क्या है, महादेव की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो आती हैं। फिर दक्कन के पठार, दक्कन के पठार की बात करें, दक्कन का पठार कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, दक्कन के पठार की बात करते हैं तो राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का अधिकतर जो हिस्सा आता है वो इन्हीं राज्यों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे थे कोस्टल प्लेन की, जो तटीय जो मैदान है उनकी बात कर रहे थे। देखो तटों के पास पश्चिमी घाट और इधर क्या है, अरब सागर। एक तो हो गया पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच ये जो साइन दिखाई दे रहे हैं प्लस के या मल्टीपल के जो साइन दिखाई दे रहे हैं, ये जो क्षेत्र है पश्चिम में तो है तो वो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व में है वो पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्व में पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य जो स्थित तटीय जो मैदान है वो पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदानों की चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में कम है। क्यों कम है? क्योंकि पश्चिम में जो अरब सागर में है वो बहुत कम नदियां गिरती हैं और जो नदियां गिरती हैं वो ढाल से आती हैं, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पहाड़ियों से आती है। तो तीव्र गति से नदियां आने के कारण उन्होंने इसको तटीय मैदान को काट छाट दिया है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम पाई जाती है। तुलना करें अगर पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट में क्या है कि जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, चाहे वो महानदी है, चाहे वो कृष्णा है, चाहे गोदावरी है या कावेरी नदी है, वो बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले तटों के पास डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र बनाती हैं। और डेल्टाई क्षेत्र बनाने के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई वो क्या है, वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इस तटीय मैदान को अलग अलग तरह से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं। पश्चिमी मैदान, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 3 भाग कौन से हैं? यहां दमन से लेकर गोवा तक, यहां से यहां, ये जो तटीय मैदान है, ठीक है, इतना जो एरिया पड़ता है, कहां से? दमन से गोवा। इसको बोला जाता है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट के नाम से बोला जाता है। देखो इसको याद कैसे करना, गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है, ठीक है। कोंकण जो है वहां की भाषा है, कहां की? गोवा की। तो आपको याद रखना दमन से गोवा, या ऐसे भी कह सकते हो मुंबई से गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लगभग वैसे तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें आगे हाई लेवल पे आते हैं। 500 किलोमीटर क्षेत्र है इसका, लंबाई वो 500 किलोमीटर है, ठीक है। इसके पश्चात गोवा से लेकर मैंगलोर, बैंगलोर की बात नहीं करें, मैंगलोर की बात करें हम, ठीक है। ये जो एरिया है कहां से? गोवा से मैंगलोर, ठीक है। गोवा से मैंगलोर का जो तटीय क्षेत्र है उसको बोला जाता है कन्नड़, कन्नड़ तट। इसको भी कैसे याद रखना, मैंगलोर कहां पे है? मैंगलोर है कर्नाटक में और कर्नाटक की भाषा कन्नड़, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, गोवा से मैंगलोर तक का जो तटीय मैदान है उसको कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है और जिसकी लंबाई है वो 225 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई वो इतने किलोमीटर है। इसके पश्चात मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है, ये इस तटीय मैदान को बोला जाता है कहां से कहां तक? मैंगलोर से कन्याकुमारी,
ये जो तटीय क्षेत्र मैदान है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया। इसकी लंबाई भी लगभग 500 किलोमीटर है। तो 1250 किलोमीटर के 1225 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी। सबसे पहले तो दमन से गोवा ये हमने किया, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। कहां से? दमन से गोवा तक, जिसको कहा जाता है कोंकण तट। इससे आगे गोवा से मैंगलोर तक 225 किलोमीटर, इसको कहा जाता है कन्नड़ तट। और यहां से कहां से? मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का 500 किलोमीटर का जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, इसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालाबार तट पे एक इसको कयाल तट भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी लेगून मिलती हैं। लेगून जो झीलें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं केरल तट के पास। ठीक है, तो कयाल तट भी कई बार आ जाता है। कयाल तट किस तट को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मालाबार तट है उसको कयाल तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो था पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसका विभाजन। इसकी तरह से जो पूर्वी तट है उसको भी विभाजित किया गया है। उसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, एक आपको कोई जगह है वो जगह याद होनी चाहिए। उस जगह के नाम से पश्चिमी, पूर्व, ये चीजें अगर याद नहीं होंगी फिर आगे मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो पश्चिम आपको पता है, पश्चिम पता होने के पश्चात आपको वो जगह जो बताई गई है उसके हिसाब से या जो वहां की स्थानीय भाषा उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। एक है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक उड़ीसा के अंदर महानदी है। ठीक है, महानदी, और कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये जो क्षेत्र है महानदी से कृष्णा नदी, महानदी से कृष्णा, इसके बीच जो तटीय मैदान है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। कई बार समाचार चैनल्स के माध्यम से देखने को मिलता है कि ओडिशा सरकार या नवीन पटनायक सरकार ऐसे नाम आता है। ठीक है, तो सरकार वहां पे ज्यादा प्रसिद्ध है उड़ीसा के अंदर। तो महानदी से कृष्णा नदी के बीच जो तटीय मैदान है इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। और इसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तर में है। ठीक है, 2 पार्ट है, एक तो दक्षिण में एक उत्तर में, तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है जो महानदी और कृष्णा नदी के बीच है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो कहां से? कृष्णा नदी से कावेरी, कावेरी नदी के मध्य, कृष्णा से कावेरी नदी के मध्य जो पूर्वी तटीय जो मैदान है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे याद रखना है? इसको देखो, कैसे कृष्णा, कैसे कावेरी और कैसे कोरोमंडल। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। कहां से लेकर है? कृष्णा नदी से कावेरी नदी जो तमिलनाडु के अंदर है वहां तक का जो तटीय मैदान है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट, यानी कि उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। इस प्रकार से पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों को 5 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान को 3 वर्गों में, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ऐसे ही उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। इस प्रकार से तटीय मैदान के रूप में इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आइसलैंड यानी कि द्वीप। द्वीप समूह की बात आती है।
देखो हो सकता है कि लंबी वीडियो बन जाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो चीजें करवाई जाए वो अच्छी प्रकार से करवाई जाए। ठीक है, आप इसको छोटा छोटा करके देख सकते हो सकता है कि 40 मिनट के तो 20 मिनट की एक बार देख लिया, 20 मिनट की एक बार देख लिया, या 20 मिनट की एक बार देख लिया, 30 मिनट की एक बार देख लिया, ऐसे छोटा छोटा करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखनी कंप्लीट है आपको। क्या है द्वीप समूह? द्वीप की बात की थी हमने। द्वीप क्या होता है? भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह क्षेत्र हैं। 2 द्वीप समूह है, एक तो बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक यहां है मालाबार तट के पास। ठीक है, एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सेकंड जो है वो है लक्षद्वीप समूह। इस प्रकार से 2 द्वीप समूह देश के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह कहां पे है? अरब सागर में मालाबार तट से कुछ दूरी पर स्थित जो द्वीपों का समूह है उसको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, ये लक्षद्वीप समूह है, इसको पहले मिनिकॉय द्वीप समूह, मिनिकॉय के नाम से, मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 के अंदर इसका नाम बदल के रख दिया गया, लक्षद्वीप समूह के रूप में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी द्वीप हैं उनका निर्माण परवाल से हुआ है। परवाल एक जीव होता है जिसके अस्थिपिंजर नष्ट होने के पश्चात तो जमा होता है, जो मूंगे की चट्टान बोलते हैं, उस प्रकार की चट्टानों से इस द्वीप समूह का निर्माण होता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह परवाल से निर्मित है, तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। यहाँ इसका जो प्रशासकीय कार्यालय है वो है कारावती, कवारती भी बोलते हैं इसको। कारावती जो है इसका प्रशासनिक कार्यालय, या ऐसे कह सकते हैं कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप है, जो राजधानी है वो है कवारती। इसी के अंतर्गत एक पिटली द्वीप है, पिटली द्वीप, जहां पे मनुष्य का निवास नहीं पाया जाता। वो क्या है? वो अब पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य के रूप में उसकी पहचान है पिटली द्वीप, जहां पे मनुष्य का निवास नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा कि कौन सा द्वीप है जहां पे मनुष्य का निवास नहीं पाया जाता है, या लक्षद्वीप में कौन सा जो द्वीप समूह है, द्वीप है जो पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, तो वो है पिटली द्वीप। ठीक है, राजधानी क्या है? करावती है। पहले इसको मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता था। कब इसका लक्षद्वीप नाम पड़ा? 1973 के अंतर्गत। ठीक है, ये तो था लक्षद्वीप समूह। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, एक विशाल द्वीप समूह है, वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये एक अर्धचंद्राकार इस प्रकार से फैला हुआ द्वीपों की एक श्रृंखला है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में ये भारतीय जो पर्वतमाला है उसका हिस्सा हुआ करता था, जो दक्षिण की तरफ जी यहाँ पे मूव कर रही है, इसी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा होता था। लेकिन बीच से ये जो हिस्सा, बीच का जो हिस्सा, वो जलमग्न होने से ये जो द्वीपों की श्रृंखला है ये समुद्री क्षेत्र में पहाड़ियों का शिखर के रूप में
मौजूद है, यानी कि पहाड़ी का जो शिखर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मुख्य जो पहाड़ी है वो समुद्री के अंदर जलमग्न है। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है इसके अंतर्गत। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो है अंडमान और दूसरा है निकोबार। दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में है अंडमान और दक्षिण में निकोबार, और इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल है वो अलग करने का कार्य करता है। देश के सामरिक महत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समुद्री क्षेत्र से कहीं पे भी आक्रमण होता है या कोई सैनिक समुद्री जहाजों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो इस क्षेत्र से उनके ऊपर नजर बनाए रखी जा सकती है। ठीक है, तो सामरिक महत्व से, सुरक्षा की दृष्टि से ये जो द्वीप समूह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो निकोबार है, जो ग्रेट निकोबार है, जो दक्षिण में यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है वो? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? निकोबार में। ग्रेट निकोबार, महान निकोबार जो है वो दक्षिण में बिल्कुल 6 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो है वहां पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसके अतिरिक्त आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना कि भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है, नॉर्दर्न पॉइंट है, वो कहाँ पे है, किस नाम से जाना जाता है, उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और चीज है यहाँ पे, सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव जो वोल्केनिक है वो भी अंडमान निकोबार के अंदर ही स्थित है। कौन सा है वो है बैरन। बैरन द्वीप है, वो भी अंडमान निकोबार के अंतर्गत है, जो भारत का एकमात्र ओनली वन जो एक्टिव वोल्केनिक है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये तो था आइसलैंड ग्रुप जो है द्वीप समूह। इस प्रकार से जो सेकंड लेसन था हमारा जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसके अंतर्गत वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत की बात की, उत्तरी मैदान की बात की, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह की चर्चा की अलग अलग तरीके से। 2 या 3 वीडियो बनी है, तीनों की वीडियो के अंतर्गत ये कंप्लीट लेसन हो गया। और ये लेसन एक ऐसा लेसन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में भी बहुत ही महत्व रखता है एक प्रकार से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इस लेसन के अंतर्गत आते हैं, आपके काम आने की चीजें। हो सकता है कुछ बच्चे आगे जाके ज्योग्राफी को पढ़े या न पढ़े, लेकिन फिर भी उनकी जो नॉलेज के लिए, उनके ज्ञान के लिए आने वाले समय में जो एग्जाम देंगे वो किसी प्रकार का उस एग्जाम के संदर्भ में ये लेसन है बहुत महत्व रखता है। ठीक है, तो आप इन वीडियो को एक बार 2 बार देखें, जो चीज इंपॉर्टेंट लगे वो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करें। इसके अंतर्गत अगर आपको कोई गलती लगे, कोई भी कहीं पे मिस्टेक हो गई हो जल्दबाजी में या हमारा ध्यान न गया हो, तो उस मिस्टेक को मेरे नॉलेज में लेके आए, उसको कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि यहाँ पे सर ये चीज गलत हो गई है। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं भी आपकी तरह मनुष्य हूं और मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं तो मुझे गलती नहीं, गलती हो सकती है। और मैं प्रत्येक जो गलती है, उस जो गलती को लेके आता हूं उसका मैं दिल खोलकर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आप एक बार उस गलती को मेरे सामने लाइए, मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि वो गलती लेके आएगा और उसमें मैं करूंगा कि आप गलती छाटे, नहीं, गलतियां निकालो आप इसके अंदर। जो गलतियां हैं उन गलतियों को मेरे संदर्भ में लेके आइए, मेरे ज्ञान में, नॉलेज के अंदर लेके आइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक पहुंचे, आपकी नॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों तक। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो पैसे कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए
शिक्षा पहुंचनी चाहिए, उसके लिए ये चीजें पहुंचनी चाहिए, उसको भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने चैनल, अपना चैनल समझ के, मेरा चैनल नहीं है ये, खुद का आपका चैनल है, और आपका खुद का चैनल समझ के आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, और आप बार बार इसका नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है, जो ज्ञान है, जितना हो सके मेरे द्वारा, जितना संभव हो सके उसको आप ग्रहण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।